नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं देवकी नंदन खत्री जी का लिखा उपन्यास काजल की कोठरी का भाग 3 मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ। जमींदार लाल सिंह के घर में बड़ा ही कोहराम मचा हुआ था। उसकी प्यारी लड़की सरला घर में से एकाएक गायब हो गई थी, और वह भी इस ढंग से कि याद करके कलेजा फटता और विश्वास होता था कि उस बेचारे के खून से किसी निर्दयी ने अपना हाथ रंगा है। बाहर भीतर हाहाकार मचा हुआ था, और इस ख्याल से तो और भी ज्यादा रुलाई आती थी कि आज ही उसी ब्याहने के लिए बाजे गाजे के साथ बारात आएगी। लाल सिंह मिजाज का बड़ा ही कड़वा आदमी था। गुस्सा तो मानो ईश्वर के घर से ही उसके हिस्से में पड़ा था। रंज हो जाना उसके लिए कोई बड़ी बात न थी। जरा जरा से कसूर पर बिगड़ जाता और बरसों की जान पहचान तथा मुरोवत का कुछ भी ख्याल न करता। यदि विशेष प्राप्ति की आशा न होती तो उसके यहाँ नौकर, मजदूरनी या सिपाही एक भी दिखाई न देता। इसी से प्रकट है कि वो लोगों को देता भी था, मगर उनका दान इज्जत के साथ न होता, और लोगों की बेइज्जती का फजीहता करने में ही वह अपनी शान समझता था। ये सब कुछ था, मगर रुपये ने उसके सब ऐबों पर जाली लेट का पर्दा डाल रखा था। उसके पास दौलत बेशुमार थी, मगर लड़का कोई भी न था। सिर्फ एक लड़की, वही सरला थी, जिसके संबंध से आज 2 घरों में रोना पीटना मचा हुआ था। वह अपनी इस लड़की को प्यार भी तो बहुत करता था, और भाई भतीजे मौजूद रहने पर भी अपनी कुल जायदाद, जिसे उसने अपने उद्योग से पैदा किया था, इसी लड़की के नाम लिखकर तथा वह वसीयतनामा राजा के पास रखकर अपने भाई भतीजों को जो रुपए पैसे की तरफ से दुखी रहा करते थे, सूखा ही टरका दिया था। हाँ, खाने पीने की तकलीफ वह किसी को भी नहीं देता था। उसके चौके में चाहे कितने ही आदमी बैठकर खाते, इसका वह कुछ ख्याल न करता, बल्कि खुशी से लोगों को अपने साथ खाने में शरीक करता था। अपनी लड़की सरला के नाम जो वसीयतनामा उसने लिखा था, वह भी कुछ अजब ढंग का था। उसके पढ़ने ही से उसके दिल का हाल जाना जाता था। फाटकों की जानकारी के लिए उस वसीयतनामे की नकल हम यहां पर कर देते हैं। मैं लाल सिंह, अपनी कुल जायदाद, जिसे मैंने अपनी मेहनत से पैदा किया है और जो किसी तरह 20 लाख रुपए से कम नहीं है, और जिसकी तकमील नीचे लिखी जाती है, अपनी लड़की सरला के नाम से, जिसकी उम्र इस वक्त 14 वर्ष की है, वसीयत करता हूं। इस जायदाद पर सिवाय सरला के और किसी का हक ना होगा, बशर्ते कि नीचे लिखी शर्तों का पूरा बर्ताव किया जाए। सरला को अपनी कल जायदाद का मैनेजर अपने पति को बनाना होगा। सरला अपनी जायदाद जो मैं उसे देता हूं या उसका कोई हिस्सा अपने पति की इच्छा के विरुद्ध खर्च ना कर सकेगी और ना किसी को दे सकेगी। सरला के पति को सरला की कुल जायदाद पर बतौर मैनेजरी के हक होगा, ना कि बतौर मालिकाना। सरला का पति अपनी मैनेजरी की तनख्वाह अगर चाहे तो 500 रुपए महीने के हिसाब से इस जायदाद की आमदनी में से ले सकेगा। सरला की शादी का बंदोबस्त मैं कल्याण सिंह के लड़के हरनंद सिंह के साथ कर चुका हूं, और जहां तक संभव है मैं अपनी जिंदगी में उसी के साथ कर जाऊंगा। कदाचित इसके पहले ही मेरा अंतकाल हो जाए तो सरला को लाजिम होगा कि उसी हरनंद सिंह के साथ शादी करे। अगर इसके विपरीत किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो मेरी कुल जायदाद के, जिसे मैं इस वसीयतनामे में दर्ज करता हूं, आधे हिस्से पर हमारे चारों सगे भतीजों राजा जी, पारसनाथ, धरणीधर और दौलत सिंह का, या उनमें से उस वक्त जो हों, का हक हो जाएगा, और बाकी के आधे हिस्से पर सरला के उस पति का अधिकार होगा जिसके साथ कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करेगी। अगर शादी होने के पहले सरला को हरनंदन की बद चलनी का कोई सबूत मिल जाए तो उसे अख्तियार होगा कि जिसके साथ जी चाहे शादी करे। उस अवस्था में सरला को मेरी कुल जायदाद पर उसी तरह अधिकार होगा
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। अगर शादी के बाद हरनंद सिंह की बदचलनी का कोई सबूत पाया जाए तो सरला को आवश्यक होगा कि उसे अपनी मैनेजरी से खारिज कर दे और अपनी कुल जायदाद राजा के सुपुर्द करके काशी चली जाए और वहां केवल 1000 रुपये महीना राजा से लेकर तीर्थवास करे। और यदि ऐसा ना करे तो राजा को, जो उस समय वक्त में यहाँ का मालिक हो, जबरदस्ती ऐसा करने का अधिकार होगा। सरला के बाद सरला की संपत्ति का मालिक धर्मशास्त्रानुसार होगा। जायदाद की फेहरिस्त और तारीख इत्यादि। इस वसीयतनामे के पढ़ने से ही श्रोतागण समझ गए होंगे कि लाल सिंह कैसी तबीयत का आदमी और अपनी जिद का कैसा पूरा था। इस समय उसने जब एकाएक सरला के गायब होने का हाल नौकरानी की जुबानी सुना तो उसके कलेजे पर एक चोट सी लगी और वह घबराया हुआ मकान के अंदर चला गया, जहां औरतों में विचित्र ढंग की घबराहट फैली हुई थी। सरला की माँ उस कोठरी में बेहोश पड़ी हुई थी जिसमें से सरला एकाएक गायब हो गई थी और जहां उसके बदले में चारों तरफ खून के और निशान दिखाई दे रहे थे। कई औरतें उस बेचारी के पास बैठी हुई रो रही थी, कई उसे होश में लाने की फिक्र कर रही थी और कई इस आशा में कि कदाचित सरला कहीं मिल जाए ऊपर नीचे और मकान के कोनों में घूम घूम कर देखभाल कर रही थी। जिस समय लाल सिंह सरला की कोठरी में पहुंचा और उसने वहां की अवस्था देखी, घबरा गया और खून के छींटों पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू की नदी बह चली। उसे थोड़ी देर तक तो तनो बदन की सुध न रही। फिर बड़ी कोशिश से उसने अपने को संभाला और तहकीकात करने लगा। कई औरतों और नौकरानियों के उसने इजहार लिए, मगर इससे ज्यादा पता कुछ भी न लगा कि सरला एकाएक अपनी कोठरी में से ही कहीं गायब हो गई। उसे किसी ने भी कोठरी के बाहर पैर रखते या कहीं जाते नहीं देखा। जब लाल सिंह ने खून के निशान और छींटों पर ध्यान दिया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि खून के जो कुछ छींटे या निशान थे सब कोठरी के अंदर ही थे। चौखट के बाहर इस किस्म की कोई बात न थी। वह अपनी स्त्री को होश में लाने और दिलासा देने का बंदोबस्त करके बाहर अपने कमरे में चला आया, जहां से उसी समय अपने समधी कल्याण सिंह के पास एक आदमी रवाना करके उसकी जुबानी अपने यहाँ का सब हाल उसने कहला भेजा। रात भर रंज और गम में बीत गया। सरला को खोज निकालने के लिए किसी ने कोई बात उठा न रखी। नतीजा कुछ भी ना निकला। दूसरे दिन दोपहर बीते, वह आदमी भी लौट आया जो कल्याण सिंह के पास भेजा गया था और उसने वहां का सब हाल लाल सिंह से कहा, जिसे सुनते ही लाल सिंह पागल की तरह हो गया और उसके दिल में कोई नई बात पैदा हो गई। मगर जिस समय उस आदमी ने यह कहा कि खून खराबे का सब हाल मालूम हो जाने पर भी हरनंद सिंह को किसी तरह का रंज न हुआ और वह एक लड़की के पास जिसका नाम बांदी है और जो नाचने के लिए उसके यहाँ गई हुई थी, जा बैठा और हंसी दिल्लगी में अपना समय बिताने लगा। यहाँ तक कि उसके बाप ने बुलाने के लिए कई आदमी भेजे, मगर वह बांदी के पास से ना उठा। आखिर जब स्वयं राम सिंह गए तो उसे जबरदस्ती उठा लाए और लानत मलामत करने लगे, तो लाल सिंह की हालत बदल गई। उसके लिए ये खबर बड़े ही दुखदाई थी। यद्यपि वह सरला के गम में अधमुआ हो रहा था, तथापि इस खबर ने उसके बदन में बिजली पैदा कर दी। कहाँ तो वह दीवार के सहारे सुस्त बैठा हुआ सब बातें सुन रहा है और आंखों से आंसू की बूंदें गिरा रहा था, कहाँ एकाएक संभल कर बैठ गया। क्रोध से बदन कांपने लगा। आंसू की तरी एकदम गायब होकर आंखों ने अंगारों की सूरत पैदा की और साथ ही इसकी वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उस समय लाल सिंह के पास उसके चारों भतीजे राजा जी, पारसनाथ, धरणीधर और दौलत सिंह तथा और भी कई आदमी जिन्हें वह अपना हिती समझता था बैठे हुए थे और सबों की सूरत से उदासी और हमदर्दी झलक रही थी।
हरनंदन और बांदी वाली खबर सुनकर जिस समय लाल सिंह क्रोध में आकर चुटेले सांप की तरह फुंकारने लगा, उस समय उन लोगों ने भी नमक मिर्च लगाना आरंभ कर दिया। एकाध देखने सुनने और बातचीत से तो हरनंदन बड़ा नेक और बुद्धिमान मालूम पड़ता था। दूसरा, अरे मनुष्य का चित्त अंदर बाहर से एक नहीं हो सकता। तीसरा, अरे मुझे तो पहले ही उसके चाल चलन पर शक था, अरे मगर लोगों में उसकी तारीफ इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मैं अपने मुंह से उसके खिलाफ कुछ कहने का साहस ही नहीं कर सका। चौथा, बुद्धिमान अय्याशों का यही तो ढंग होता है। पांचवा, अरे असल तो यूं है कि हरनंदन को अपनी बुद्धिमान पर घमंड भी हद से ज्यादा है। छठा, निसंदेह ऐसा ही है, उसने तो केवल हमारे लाल सिंह जी को धोखा देने के लिए ये रूपक बांधा हुआ था, नहीं तो वह पक्का बदमाश है। और क्या? पारसनाथ, जो कि लाल सिंह का भतीजा है। अरे अजी मैं एक दफे लाल सिंह की तरफ इशारा करके, अरे अजी मैं एक दफे चाचा साहब से कह भी चुका था कि हरनंदन को जैसा आप समझे हुए हैं ना वैसा है नहीं, मगर आपने मेरी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, उल्टे मुझे को उल्लू बनाने लगे। लाल सिंह, वास्तव में मैं उसे बहुत नेक आदमी समझता था। पारसनाथ, अरे मैं तो आज भी ढंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बेचारी सरला का खून हरनंदन ही की बदौलत हुआ है। अगर मेरी मदद की जाए तो मैं इसको साबित करके भी दिखा सकता हूँ। लाल सिंह, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? पारसनाथ, बेशक। लाल सिंह, तो क्या सरला के मारे जाने में भी तुम्हें कोई शक है? पारसनाथ, जी हाँ, पूरा पूरा शक है। मेरा दिल गवाही देता है कि यदि उद्योग के साथ पता लगाया जाए तो सरला मिल जाएगी। लाल सिंह, क्या ये काम तुम्हारे किए हो सकता है? पारसनाथ, बेशक हो सकता है, मगर खर्च बहुत ज्यादा करना होगा। लाल सिंह, हाँ, यद्यपि मैं तुम पर विश्वास और भरोसा नहीं रखता, पर इस बारे में अंधा और बेवकूफ बनकर भी तुम्हारी मार्फत खर्च करने को तैयार हूं। मगर तुम ये बताओ कि हरनंदन सरला के साथ दुश्मनी करके अपना नुकसान कैसे कर सकता है? पारसनाथ, इसका बहुत बड़ा सबब है जिसके लिए हरनंदन ने ऐसा किया है। वह बड़े आन बान का आदमी है। लाल सिंह, आखिर वह सबब क्या है जो साफ साफ क्यों नहीं कहते? पारसनाथ, मैं किसी समय एकांत में आपसे कहूंगा। लाल सिंह, अरे इसी जगह एकांत हो जाता है, जो कुछ कहना है तुरंत कहो। क्या तुम नहीं जानते कि इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है? इतना कहकर लाल सिंह ने औरों की तरफ देखा और उसी समय वे लोग उठकर थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले गए। उस समय पुनः पूछे जाने पर पारसनाथ ने कहा, हरनंदन अपनी बुद्धि और विद्या के आगे रुपए की कुछ भी कदर नहीं समझता। वह आपके रुपए का लालची नहीं है चाचा जी, बल्कि अपनी तबीयत का बादशाह है। उसका बाप बेशक अपनी दौलत अपनी किया चाहता है, मगर हरनंदन को सरला के साथ ब्याह करना मंजूर ही न था, क्योंकि वह अपना दिल किसी और ही को दे चुका है, जो एक गरीब की लड़की है और जिसके साथ शादी करना उसका बाप पसंद नहीं करता। इसीलिए उसने इस ढंग से सरला को बदनाम करके पीछा छुड़ाना चाहा है। इस संबंध में और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं आपके सामने मुंह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप बड़े हैं और बातें छोटी हैं। लाल सिंह, क्या तुम ये सब बातें सच कह रहे हो? पारसनाथ, अरे बोलो, मेरी बातों में रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। मैं छाती ठोक के दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप खर्च की पूरी पूरी मदद देंगे तो मैं थोड़े ही दिनों में ये सब बातें सिद्ध करके दिखा दूंगा। लाल सिंह, हाँ, इस बारे में क्या खर्च पड़ेगा ये बता दो। पारसनाथ, 10,000 रुपये लगेंगे। अगर जीती जागती सरला का भी पता लग गया और उसे मैं छुड़ाकर अपने घर ला सका तो 25,000 रुपये से कम खर्च नहीं पड़ेगा चाचा जी। लाल सिंह, मुझे मंजूर है। पारसनाथ, तो मैं भी फिर अपनी जान हथेली पर रखकर उद्योग करने के लिए तैयार हूँ। लाल सिंह, अच्छा, अब उन लोगों को बुला लेना चाहिए जो दूसरे कमरे में चले गए हैं। पारसनाथ, जो आज्ञा, मगर ये बातें सिवाय मेरे और आपके किसी तीसरे को मालूम ना हो। रात 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह गई। दरभंगा के बाजारों की रौनक अभी मौजूद है, मगर घटती जाती है। हाँ, उस बाजार की रौनक कुछ दूसरे ही ढंग पर पलटा खा रही है, जो लड़कियों की आबादी से विशेष संबंध रखती है।
अर्थात उनके निचले खंड की रौनक से ऊपर वाले खंड की रौनक ज्यादा होती जा रही है। इस उपन्यास के इस बयान में हमको इसी बाजार से कुछ मतलब है, क्योंकि उस बांदी लड़की का मकान भी इसी बाजार में है, जिसका जिक्र इस किस्से के पहले और दूसरे बयान में आ चुका है। बांदी का मकान 3 मरातब का है और उसमें जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो बाजार की तरफ से और दूसरा पिछवाड़े वाली अंधेरी गली में से। पहली मरातब में बाजार की तरफ एक बहुत बड़ा कमरा और दोनों तरफ 2 कोठरियां तथा उन कोठरियों में से दूसरी कोठरियों में जाने का रास्ता बना हुआ है, और पिछवाड़े की तरफ केवल 5 दर का एक दालान है। दूसरी मरातब पर चारों कोनों में 4 कोठरियां हैं और बीच में चारों तरफ छोटे छोटे 4 कमरे हैं। तीसरी मरातब पर केवल एक बंगला और बाकी का मैदान अर्थात खुली छत है। इस समय हम बांदी को इसी तीसरी मरातब वाले बंगले में बैठे देखते हैं। उसके पास एक आदमी और भी है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी। कद लंबा, रंग गोरा, चेहरा कुछ खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, भवें दोनों नाक के ऊपर से मिली हुई, पेशानी सुकड़ी, सर के बाल बड़े बड़े मगर घुंघराले हैं। बदन के कपड़े पायजामा, चपकन, रुमाल इत्यादि यद्यपि मामूली ढंग के हैं मगर साफ हैं। हाँ, सिर पर कलाबत्तू कोर का बनारसी दुपट्टा बांधे हैं, जिससे उसकी ओछी तथा फैलसूब तबीयत का पता लगता है। ये शख्स बांदी के पास एक बड़े तकिए के सहारे झुका हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। इस बंगले की सजावट भी बिल्कुल मामूली और सादे ढंग की है। जमीन पर गुदगुदा फर्श और छोटे बड़े कई रंग के 20-25 तकिए पड़े हुए हैं। दीवार में केवल एक जोड़ी दीवार गिर भी लगी है, जिसमें रंगीन पानी के गिलास की रोशनी हो रही है। बांदी इस समय बड़े प्रेम से उस नौजवान की तरफ झुकी हुई बातें कर रही है। नौजवान, मैं तुम्हारी सर की कसम खाकर कहता हूं, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुमसे बढ़कर किसी को नहीं मानता। बांदी, हम लोगों के यहाँ जितने आदमी आते हैं ना, सभी लंबी लंबी कसमें खाया करते हैं, मगर मुझे उन कसमों की कुछ परवाह नहीं रहती। हाँ, परंतु तुम्हारी कसमें मेरे कलेजे पर लिखी जाती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। नौजवान, यही हाल तो मेरा है। मुझे इस बात का ख्याल हरदम बना रहता है कि बाप, माँ, भाई, बिरादर, देवता, धर्म सबसे बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मगर तुमसे किसी तरह कभी बिगड़ने या झूठे बनने की नौबत ना आए। सच तो यूँ है कि खुशी मैं तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पिघ गया हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर चुका हूँ और केवल तुम्हारा ही भरोसा रखता हूँ। देखो, अब की दफे मेरी माँ सचमुच मेरी दुश्मन हो गई, मगर मैंने उसका कुछ भी ख्याल न किया। हाथ लगी रकम के लौटाने का इरादा भी मन में ना आने दिया और तुम्हारी खातिर यहाँ तक आ ही छोड़ा। हाँ, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ईश्वर मेरी सुन लेगा और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लग जाएगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बांदी, मैं तुम्हारी ही कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे धन दौलत का कुछ भी ख्याल नहीं। मैं तो केवल तुमको चाहती हूँ और तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी अम्मा बड़ी चांडालिन है। वह एक दिन भी मुझे रुलाए बिना नहीं रहती। अभी कल की बात है कि दोपहर के समय मैं इसी बंगले में बैठी हुई तुम्हें याद कर रही थी। खाना पीना कुछ भी नहीं किया था। 4-5 दफ़े मेरी अम्मा कह चुकी थी, मगर मैंने पेट दर्द का बहाना करके टाल दिया था। इत्तेफाक से ना मालूम कहाँ का मारा पीटा एक सरदार आ पहुंचा और अम्मा चांद को जिद हुई कि मैं उसके पास अवश्य जाऊं, जिसे उन्होंने बड़ी खातिर से नीचे वाले कमरे में बैठा रखा था। मगर मुझे उस समय सिवाय तुम्हारे ख्याल के और कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं यहाँ बैठी रह गई, नीचे ही ना उतरी। बस अम्मा एकदम यहाँ चली आई और मुझे हजारों गालियाँ देने लगी और तुम्हारा नाम ले लेकर कहने लगी कि पारसनाथ आवेंगे तो रात रात भर बैठी बातें क्या करेगी, और जब कोई दूसरा सरदार आकर बैठेगा तो उसे पूछेगी भी नहीं। आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा?
इत्यादि बहुत कुछ बक गई, मगर मैंने वह चुप्पी साधी कि सर तक ना उठाया। आखिर बहुत पग झक कर चली ही गई। फिर यह भी ना मालूम हुआ कि अम्मा ने उस सरदार को क्या कहकर विदा किया या क्या हुआ। एक दिन की कौन कहे, रोज ही इस तरह की खटपट हुआ करती है। पारसनाथ, खैर थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर तो मैं उन्हें खुश कर दूंगा कि वह भी याद करेंगी। मेरे चाचा की आधी जायदाद भी कम नहीं है। अस्तु, जिस समय वह तुम्हें बेगमों की तरह ठाट बाट से देखेंगी ना, और खजाने की तालियों का झब्बा अपनी गर्दनी से लटकता हुआ पावेंगी, उस समय उन्हें बोलने का कोई मुंह ना रहेगा। अरे दिन रात तुम्हारी भलाई लिया करेंगी। बांदी, पर तब भला वह क्या कहने लायक रहेंगी, और आज भी वह मेरा क्या कर सकती हैं। अगर बिगड़ कर खड़ी हो जाऊं ना, तो उनके लिए किए कुछ भी ना हो, मगर क्या करूं, लोक निंदा से डरती हूं। पारसनाथ, अरे नहीं नहीं, ऐसा कदापि ना करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी तरह की बदनामी हो और सरदार लोग तुम्हारी डिठाई की घर घर में चर्चा करें। अब भी मैं तुम्हें रत्ती भर तकलीफ होने ना दूंगा, और तुम्हारे घर का खर्चा किसी न किसी तरह जुटाता ही रहूंगा। बांदी, अरे अरे नहीं जी, मैं तुम्हें अपने खर्चे के लिए भी तकलीफ देना नहीं चाहती। मैं इस लायक हूँ कि बहुत से सरदारों को उल्लू बनाकर अपना खर्च निकाल लूँ। तुमसे एक पैसा लेने की नीयत नहीं रखती, मगर क्या करूँ, अम्मा से लाचार हूँ ना, इसी से जो कुछ तुम देते हो लेना पड़ता है। अगर उनके हाथ में मैं यह कहकर कुछ रुपए ना दूं कि पारस बाबू ने दिया है, तो वह तो बिगड़ने ही लगे और कहें ऐसे सरदार का आना किस काम जो बिना कुछ दिए चला जाए। मैंने तुमसे अभी तक तो साफ साफ नहीं कहा, आज जिक्र आने पर कहती हूँ कि उन्हें खुश करने के लिए मुझे बड़ी बड़ी तरकीबें करनी पड़ती हैं, और सरदारों से जो कुछ मिलता है ना, उसका पूरा पूरा हाल तो उन्हें मालूम हो ही नहीं सकता। इससे उन रकमों से मैं बहुत कुछ बचा रखती हूँ। जिस दिन तुम बिना कुछ रुपए दिए चले जाते हो ना, उस दिन अपने पास से उन्हें कुछ देकर तुम्हारा दिया हुआ बता देती हूँ। यही सबब है कि वह ज्यादा ची चपाड़ नहीं कर सकती। पारसनाथ, अच्छा, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे जी जान से चाहती हो और मुझ पर मेहरबानी रखती हो, मगर क्या करूँ, मैं अभी तो लाचार हूँ ना। तो भी इस बात की कोशिश करूँगा कि जब तुम्हारे पास से आऊँ, तुम्हारे वास्ते कुछ ना कुछ जरूर लेता आऊँ। बांदी, अजी रहो भी, तुम तो पागल हुए जाते हो। इसी से मैं तुम्हें सब हाल नहीं कहती थी। जब मैं उन्हें किसी न किसी तरह खुश कर ही लेती हूँ, तो फिर तुम्हें तशद्दुद करने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार की बातें दोनों में हो रही थी कि एक नौजवान नौकरानी जो घर भर को बल्कि दुनिया की हर एक चीज को एक ही निगाह से देखती थी, मटकती हुई आ पहुंची और बांदी से बोली, बीबी, नीचे छोटे नवाब साहब आए हैं। बांदी चौंक कर, अरे आज क्या है, कहाँ बैठे हैं। नौकरानी, अम्मा ने उन्हें पूरब वाली कोठरी में बैठाया है और आप भी उन्हीं के पास बैठी हैं। बांदी, अच्छा तू चल, मैं अभी आती हूँ। पारसनाथ की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से वहां से चल पड़ी और कहने लगी, अगर मैं उनके पास ना जाऊं तो अभी आफत आए कि लो साहब हैं। नौकरानी का दिमाग लड़की का दिमाग नहीं मिलता, इतना ही नहीं बेइज्जती करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पारसनाथ, नहीं नहीं, ऐसा ना करना चाहिए। लो मैं जाता हूँ, अब तुम भी जाओ। ओह, बड़ी देर हो गई। बांदी, हाँ पहले वादा कर लो कि अब कब मिलोगे। पारसनाथ, कल तो नहीं, मगर हाँ परसों जरूर मैं आऊंगा। बांदी, मेरे सर पर हाथ रखो। पारसनाथ, अरे तुम्हारे सर की कसम, परसों मैं जरूर आऊंगा। दोनों वहां से उठ खड़े हुए और निचले खंड में आ गए। पारसनाथ सदर दरवाजे से होता हुआ अपने घर रवाना हुआ और बांदी उस कोठरी में चली गई जिसमें नवाब साहब के बैठाए जाने का हाल नौकरानी ने कहा था। दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और कोठरी के अंदर बांदी की माँ के सिवाय दूसरा कोई ना था। नवाब के आने का तो कोई बहाना ही बहाना था। बांदी को देखकर उसकी माँ ने पूछा, गया। बांदी, हाँ गया, कमबख्त जब आता है उठने का नाम ही नहीं लेता। बांदी की माँ, क्या करेगी बेटी, हम लोगों का काम ही ऐसा ठहरा। अब जाओ कुछ खा पी लो, हनंदन बाबू आते ही होंगे, इसलिए मैंने नवाब साहब का बहाना करवा भेजा था। बांदी और उसकी माँ धीरे धीरे बातें करती खाना खाने के लिए चली गई। आधे घंटे के अंदर ही छुट्टी पाकर दोनों फिर उसी कोठरी में आई और बैठकर यूं बातें करने लगी। बांदी, चाहे जाओ हो माँ,
मगर सरला किसी दूसरे के साथ शादी ना करेगी। बांदी की माँ दूसरे की बात जाने दो, उसे खास हरिहर सिंह के साथ शादी करनी पड़ेगी, जिसकी सूरत, शक्ल और चाल चलन को वह सपने में भी पसंद नहीं करती। पाठक यानी श्रोतागण, हरिहर सिंह उसी सवार का नाम था जिसका जिक्र उस उपन्यास के पहले बयान में आ चुका है, और जो बांदी लड़की से उस समय मिला था जब वह नाचने गाने के लिए हरनंदन सिंह के घर जा रही थी। बांदी अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ देर तक सोचती रही और इसके बाद बोली, लेकिन ऐसा ना हुआ तब? बांदी की माँ, अरे तब पारसनाथ को कुछ भी फायदा ना होगा। बांदी, पारसनाथ को तो सरला की शादी किसी दूसरे के साथ हो जाने से ही से फायदा हो जाएगा, चाहे वो हरिहर सिंह हो चाहे कोई और, मगर हो पारसनाथ का कोई दोस्त ही। बांदी की माँ, अगर ऐसा ना हुआ तो वसीयतनामे में झगड़ा हो जाएगा ना। बांदी, हाँ, अगर सरला का बाप पहला वसीयतनामा तोड़कर दूसरा वसीयतनामा लिखे तब। माँ, इसी ख्याल से तो मैंने पारसनाथ से कहा था कि सरला की शादी लाल सिंह के जीते जी ही ना होनी चाहिए, और इस बात को वह अच्छी तरह समझ भी गया है। बांदी, हाँ, मगर लाल सिंह बड़ा ही काइया है। बांदी की माँ, ठीक है, मगर वह पारसनाथ के फेर में उस वक्त आ जाएगा जब वह उसे यहाँ लाकर तुम्हारे पास बैठे हुए हरनंदन का मुकाबला करा देगा। बांदी, लाल सिंह जब यहाँ हरनंदन बाबू को देखेगा तो वह उन्हें बिना टोके कभी ना रहेगा, और अगर टोकेगा तो हरनंदन बाबू को विश्वास हो जाएगा कि बांदी ने मेरा साथ दगा की है। बांदी की माँ, अरे नहीं नहीं, हरनंदन बाबू को ऐसा समझने का मौका कभी नहीं देना चाहिए, मगर यही तो हम लोगों की चालाकी है। हमें दोनों तरफ से फायदा उठाना और दोनों को अपना आसामी बनाए रखना ही उचित है। बांदी, तो फिर क्या तरकीब की जाए माँ? माँ, अरे हरनंदन बाबू को सरला का पता बताना है और लाल सिंह को हरनंदन की सूरत दिखाना है। ये दोनों काम एक ही समय में होने चाहिए। इसके बाद हम लोग लाल सिंह से बिगड़ जाएंगे और उसे यहाँ से फौरन निकल जाने के लिए कहेंगे, और उस समय हरनंदन बाबू को हम लोगों पर शक भी ना होगा। ये कैसा तरीका है? बांदी, माँ, मगर इसके अतिरिक्त इस बात की उम्मीद कब है कि हरनंदन बाबू से बहुत दिनों तक फायदा होता रहेगा? माँ, अरे हम लोग बड़े बड़े जातियों को मुरुंडा कर लेते हैं, हरनंदन है क्या चीज? अगर मेरी तालीम का असर तुझ पर पड़ता रहेगा तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। बांदी, कोशिश तो जहाँ तक हो सकेगा करूँगी माँ, मगर सुनने में बराबर यही आता है कि हरनंदन बाबू को गाने बजाने या लड़कियों से मिलने का कुछ भी शौक नहीं है, बल्कि वह लड़कियों के नाम से भी तो चिढ़ता है। माँ, ठीक है, इस मिजाज के सैकड़ों आदमी होते हैं, है ना, मगर उनके ख्यालों की मजबूती तभी तक कायम रहती है जब तक वह किसी न किसी तरह हम लोगों के घर में पैर नहीं रखते, और जहाँ एक दफ़े हम लोगों के आंचल की हवा उन्हें लगी तहाँ उनके ख्यालों की मजबूती में फ़र्क पड़ा। एक दो कौन कहे 50 जति और ब्रह्मचारियों की खबर तो मैं ले चुकी हूँ। हाँ, अगर तेरे लिए कुछ हो ना सके तो बात ही दूसरी है। इसी किस्म की बातें हो रही थी कि नौकरानी ने हरनंदन बाबू के आने की खबर दी। सुनते ही बांदी घबराहट के साथ उठ खड़ी हुई और 20-25 कदम आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत और खातिरदारी का बर्ताव दिखाती हुई उसे कोठरी के दरवाजे तक ले आई, जिसमें बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही थी और जहाँ उसकी माँ सलाम करने की नीयत से खड़ी थी। अस्तु बांदी की माँ ने हरनंदन बाबू को झुककर सलाम करने के बाद बांदी से कहा, बांदी, आपको यहाँ मत बैठाओ जहाँ अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, बल्कि ऊपर बंगले ही में ले जाओ, क्योंकि वह आपकी के लायक है और मैं आपको पसंद भी हूँ। इतना कहकर बांदी की माँ हट गई और बांदी हाँ ऐसा ही करती हूँ कहकर हरनंदन बाबू को लिए ऊपर वाले उसी बंगले में चली गई जिसमें थोड़ी देर पहले पारसनाथ बैठकर बांदी के साथ 4 बदलुहल कर चुका था। हरनंदन बाबू बड़ी इज्जत और जाहिरी मोहब्बत के साथ बैठाए गए और इसके बाद उन दोनों में यूँ बातचीत होने लगी। बांदी, कल तो आपने खूब छकाया, 2 बजे तक मैं बराबर बैठी इंतजार करती रही, आखिर बड़ी मुश्किल से नींद आई, सो नींद में भी बराबर चौंकती ही रही। हरनंदन, हाँ अच्छा, एक ऐसा टेढ़ा काम आ पड़ा था कि मुझे कल 12 बजे रात तक बाबूजी ने अपने पास से उठने ना दिया।
उस समय और भी कई आदमी बैठे हुए थे। बांदी: हाँ, तभी ऐसा हुआ होगा। मैं भी यही सोच रही थी कि आप बिना किसी बाहरी सबब के वादा खिलाफी करने वाले तो नहीं हैं। हरनंदन: हाँ, मैं अपने वादे का बहुत बड़ा ख्याल रखता हूँ और किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया चाहता कि हरनंदन वादे के सच्चे नहीं हैं। बांदी: इस बारे में तो तमाम जमाना आपकी तारीफ करता है। मुझे आप ऐसे सच्चे सरदार की सोहबत का फक्र है। अभी कल मेरे यहाँ भी इमामी जान आई थी। बात ही बात में उन्होंने मुझे कह ही तो दिया कि हाँ बांदी, अब तुम्हारा दिमाग आसमान के नीचे क्यों उतरने लगा। आनंदन बाबू, ऐसे सच्चे सरदार को पाकर तुम जितना घमंड करो थोड़ा है। हाँ, तो मैं समझ गई कि ये ढा से ऐसा ही कह रही हैं। आनंदन: इमामी जान को मेरा हाल कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने कह दिया था? बांदी: जी नहीं, मैं भला क्यों कहने लगी थी। ये काम उसी दुष्ट पारसनाथ का है। उसने तुम्हें कई जगह बदनाम किया है। मैं तो जब भी उसकी सूरत देखती हूँ ना, मारे गुस्से की आंखों में खून उतर आता है। यही जी चाहता है कि उसे कच्चा ही खा जाऊं, मगर क्या करूं, लाचार हूं। तुम्हारे काम का ख्याल करके रुक जाती हूँ। कल वह फिर मेरे यहाँ आया था। मैंने अपने क्रोध को बहुत रोका, मगर फिर भी जुबान चली पड़ी। बात ही बात में कई जली कटी कह गई। आनंदन: लेकिन अगर उससे ऐसा ही सूखा बर्ताव रखोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? बांदी: आप ही के काम का ख्याल तो मुझे उससे मिलने पर मजबूर करता है। अगर ऐसा ना होता तो मैं उसकी वह दुर्गति करती कि वह भी जन्म भर याद करता। मगर उसे आप पूरा बेहया समझिए, तुरंत ही मेरी दी हुई गालियों को बिल्कुल भूल जाता है और खुशामदी करने लगता है। कल मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि मुझसे और आप से लड़ाई हो गई है और अब सुलह नहीं हो सकती। अब यकीन है कि 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। आनंदन: अरे हाँ, परसों उसी कम्बक बदौलत एक बड़ी मजेदार बात हुई। बांदी: क्या क्या? आनंदन: अरे उसी के सिखाने पढ़ाने से परसों लाल सिंह ने एक आदमी मेरे बाप के पास भेजा। उस समय जबकि उस आदमी से और मेरे बाप से बातें हो रही थी, इत्तेफाक से मैं भी वहां जा पहुंचा। यद्यपि मेरा इरादा तुरंत लौट पड़ने का था, मगर मेरे बाप ने मुझे अपने पास बैठा लिया। लाचार उन दोनों की बातें सुनने लगा। उस आदमी ने लाल सिंह की तरफ से मेरी बहुत सी शिकायतें की और बात बात में यही कहता रहा कि आनंदन बाबू तो बांदी लड़की को रखे हुए हैं और दिन रात उसी के यहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे आदमी को हमारी लड़की के गायब हो जाने का भला क्या रंज होगा? और पता है, मेरे पिता पहले तो चुपचाप बैठे देर तक ऐसी बातें सुनते रहे, मगर जब उनको हद से ज्यादा गुस्सा चढ़ाया ना, तो उस आदमी को डपट कर बोले, अरे तुम जाकर लाल सिंह को मेरी तरफ से कह दो कि अगर मेरा लड़का आनंदन अय्याश है ना, तो तुम्हारे बाप का क्या लेता है। तुम्हारी लड़की जाए जहन्नुम में, और अब अगर वह मिल भी जाए ना, तो मैं अपने लड़की की शादी उससे नहीं कर सकता। हाय राम, जो नौजवान औरत इस तरह बहुत दिनों तक घर से निकल कर गायब रहे, वह किसी भले आदमी के घर में ब्याहता बनकर रहने लायक नहीं रहती। अब सुन लो कि मेरे लड़के ने ना खुल्लम खुल्ला बांदी लड़की को रख लिया है और उसे बहुत जल्दी यहाँ ले आएगा। बस तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। आगे की कहानी को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।